हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि सिमिलैरिटी है। आज हम लोग उसका प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड है इसकी प्रीवियसली हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट्स देखे थे और साथ ही जितने भी थ्योरम और प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसके ऊपर। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज, अगर आपके प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो मेक श्योर पहले आप वो देख लीजिए, बिकॉज आज हम लोग प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड होता है इसकी प्रीवियसली हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट्स देखे थे और जितने भी थ्योरम पढ़े थे उसके ऊपर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना देरी के अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोले यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको अपना सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या बोले, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से AB अपन QR, मतलब AB अपन QR इज इक्वल्स टू BC अपन PR, BC अपन PR इज इक्वल्स टू CA अपन PQ, मतलब CA अपन PQ। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमको पता है अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का कॉन्ग्रुएंट रहे तीनों के तीनों, फिर मैं ट्राइंगल को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर बोल सकता हूँ। मतलब ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। लेकिन सिमिलर लिखते वक्त हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स के हिसाब से उसका नाम लिखना पड़ता है। अगर हम लोगों ने उसके हिसाब से नहीं लिखे तो फिर मेरा सिमिलर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है मेरे AB मेरा QR के साथ करस्पॉन्डेंस है, BC हमारा RP के साथ है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस और AC हमारा QP के साथ है। तो यहाँ पे मेरा A का पेयर किसके साथ है, Q के साथ, B का पेयर R के साथ और C का पेयर P के साथ। तो सिमिलर लिखते वक्त हमको ये पेयर का ध्यान देना पड़ेगा। तो वही हमको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3-3 ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों ऑप्शन में हमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या बोले, PQR, PQR कौन सा दिख रहा है, ये PQR। अगर उस PQR का अगर हिसाब से देखें हम तो उसका सिमिलर पेयर क्या रहेगा, CAB। CAB है क्या, नहीं है, मतलब ये नहीं रहने वाला। अगला ऑप्शन PQR, PQR के साथ रिलेशन क्या दिख रहा है, CAB। CAB देखिए ये मैच हो गया। P के साथ मेरा C था, P फर्स्ट पोजीशन, C फर्स्ट पोजीशन। Q के साथ मेरा A था तो Q मेरा सेकंड पोजीशन, इधर A मेरा सेकंड पोजीशन। R के साथ मेरा B था, मतलब R थर्ड पोजीशन, तो B भी मेरा थर्ड पोजीशन। तो इस तरह से इसका मतलब मेरा इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन B रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। अगर आप बाकी के भी चेक करना चाहते तो चेक कर सकते। क्या बोले अगला, CBA, CBA मतलब अगला क्या होना चाहिए, PRQ, PRQ है, नहीं है। अगला BCA, BCA कौन सा है, BCA उसका करस्पॉन्डिंग पेयर RPQ होना चाहिए, तो RPQ है, नहीं है। मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड नंबर देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन ट्राइंगल DEF एंड PQR, हमारे पास दो ट्राइंगल है DEF एंड PQR, जहां पे एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। एंगल D जो है वो एंगल Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है। एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। एंगल R जो है वो मेरा एंगल E के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फिर हमको यहाँ पे ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। अब हमको पता है कि अगर दो एंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी ट्राइंगल्स के, दो ट्राइंगल्स के, तो फिर एंगल टेस्ट से मैं दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर बोल सकता हूँ। अगर दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मेरे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, D का रिलेशन Q के साथ है, E का मेरा R के साथ है और F का मेरा P के साथ है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेंगे, D का करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा QR, EF का करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा RP एंड DF का करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा QP। उस अगर हिसाब से अगर दिखता होगा तो वो ट्रू है और उस हिसाब से नहीं दिखता होगा तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यहाँ पे हमको क्या पहचानना है, फॉल्स कौन सा ये पहचानना है। तो देखिए क्या दिख रहा है मेरा, ER अपन PR, ER कहाँ पे, सॉरी EF अपन PR, EF कहाँ पे, ये रहा, EF का रिलेशन PR के साथ करेक्ट है। DF अपन PQ, DF का रिलेशन PQ के साथ बरोबर है, ये कोई भी गलत है क्या, यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए D अपन PQ, D रिलेशन कहाँ दिख रहा है, ये D का रिलेशन किसके साथ बोले, PQ के साथ। अब D का रिलेशन PQ के साथ है क्या, मतलब करस्पॉन्डिंग पेयर हुआ क्या, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा ऑब्वियसली क्या रहेगा,
फॉल्स रहेगा। बाकी के भी एक बार चेक करना चाहते होंगे तो चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा यही फॉल्स निकलने वाला है। जैसे बाकी के भी चेक करते हैं, डी अपन क्यू आर और दूसरा डी एफ अपन पी क्यू करस्पॉन्डिंग पेयर्स दिख रहे हैं। उसी तरह से ई एफ अपन आर पी, ई एफ का ये रहा ई एफ अपन आर पी, क्लियर है। डी अपन क्यू आर, डी ई कहाँ पे, ये डी अपन क्यू आर, बरोबर सबके सब करस्पॉन्डिंग पेयर में था। बस कौन सा नहीं था, ऑप्शन बी नहीं था। इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। क्या है, डी ई अपन पी क्यू इज इक्वल्स टू ई एफ अपन क्या रहेगा, आर पी, क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा सेकंड नंबर होता है। थर्ड नंबर देखते हैं क्या बोले यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक एंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या बोले, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B और एंगल E क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल F और एंगल C क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड AB इज इक्वल्स टू 3DE, एंड और जो AB है वो मेरा क्या है, 3DE के बराबर है। मतलब मेरा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि जो AB है वो मेरा 3DE जितना है। मतलब मेरा AB मेरा 3DE से बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिख रहा है, इस ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो फिर मैं एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर बोल सकता हूँ। यानी ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, सिमिलर तो हो गए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हुए क्या, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो AB है वो DE से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, वही चेक करना है। यहाँ पे क्या बोले, Which of the following statement regarding the two triangles is true। तो यहाँ पे हमको बोले ये दोनों ट्राइंगल के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए पहला स्टेटमेंट बोले द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, सही है क्या। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्लियर है, सही है, लेकिन सिमिलर नहीं है, ये सही है क्या, क्योंकि हम लोगों ने देखा एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन बी देखिए क्या बोल रहा है, ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल मेरे सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो है हमने देखे ट्राइंगल मेरा एंगल टेस्ट से सिमिलर हुआ, लेकिन AB जो है वो मेरे 3DE जितना है, लेकिन इसका मतलब वो क्या है, दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट यही रहने वाला है। फिर भी अगर आगे का चेक करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, सिमिलर हाँ है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर दोनों बोल रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी कट। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, कोई भी ऊपर का स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमने देखे बी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब मेरा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। क्या है, द ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये है हमारा आंसर। कितना इजी है। तो इस तरह से देखिए हमारे ये 3 क्वेश्चन हुए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF और इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या रहते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, याद रखिए। अब यहाँ पे बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1:2। मतलब इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो कितना गिवन है, 1:2 गिवन है। इफ AB इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। अगर मेरे पास AB का लेंथ 4 देखे है तो फिर DE का लेंथ फाइंड कीजिए बोल रहे हैं। अब कैसे करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है देखिए, लेकिन इसको हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, इसको हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब ये MCQ क्वेश्चन है, इसमें सॉल्विंग, तो ये सॉल्विंग हम लोग शो नहीं करते, इसको हम लोग रफली करते हैं। तो इसको देखिए सॉल्विंग किस तरह से करेंगे। अब मेरे को पता है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब दोनों को दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। हम लोगों ने देखिए इसके ऊपर से एक थ्योरम पढ़े थे, अगर दोनों ट्राइंगल में सिमिलर रहे तो फिर उनके एरिया का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो जितना होता है। तो हम लोग वो वाले प्रॉपर्टी लगा देंगे, मतलब थ्योरम लगा देंगे, तो फिर देखिएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको पता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मतलब क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका जो वैल्यू है, मतलब इनका जो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर। अब कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड हमारे लेने की जगह हम लोग कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास AB का मेजर गिवन है और DE का निकालना है, तो फिर हम लोग ये करस्पॉन्डिंग पेयर ले लेते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, AB² अपन DE का
स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ABC अपन DEF का वैल्यू हमको पता है कितना है 1:2, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1:2 इजिकल्स टू AB स्क्वायर, मतलब इसको जैसा कि वैसा छोड़ देते हैं। AB स्क्वायर का वैल्यू मेरा 4 स्क्वायर और DE का स्क्वायर जैसा कि वैसा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको पूरे के ये दोनों का स्क्वायर हटाना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टर्म को स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो फिर क्या होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे टर्म को स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर रूट अपन 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपन DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरा निकलता नहीं, मतलब ये जैसा कि वैसा। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना 4, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कितना DE। अब इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, तो ये DE इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, और √2 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई। तो क्या निकलने वाला है, 1 × DE रहने वाला है, और ये √2 इधर डिवाइड में था उधर गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, मतलब 4√2। इसका मतलब DE का वैल्यू मेरा कितना निकला, 4√2। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मेरा आंसर डायरेक्टली दिख रहा है 4√2। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बिना सॉल्व के नहीं निकाल सकते, तो इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको हम रफली करेंगे, इसको डायरेक्टली आंसर में ना करते हुए। तो इस तरह से मेरा आंसर निकल के क्या निकले, इसका आंसर है मेरा ऑप्शन D 4√2। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 का आंसर आता है। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोले, इन फिगर सेगमेंट XY इज पैरेलल टू BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या बोले कि हमारा जो XY है वो मेरा BC के साथ क्या है, पैरेलल है, तो फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू रहेगा। अब हमको पता है कि ये दोनों के दोनों मेरे पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये वाला AB और ये AC जो है वो उसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। अब हमको पता है अगर एक पैरेलल लाइन में दो ट्रांसवर्सल रहे तो फिर मतलब दो पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल रहे तो उसका करस्पॉन्डिंग पेयर मेरे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो वैसे ही देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन से उसमें ये वाला एक ट्रांसवर्सल हो गया, मतलब यहाँ पे इनका जो करस्पॉन्डिंग पेयर रहेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाला, इक्वल। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल लाइन में ये भी मेरा ट्रांसवर्सल है, मतलब ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होने वाला है, मेरा कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो देखिए ये दोनों पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल AXY और ट्राइंगल ABC को मैं आपस में सिमिलर बता सकता हूँ एंगल टेस्ट से। तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, आपस में सिमिलर है। तो फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल है मेरा AXY, ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल AXY सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंगल टेस्ट से हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो फिर करस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, मतलब इससे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो मेरे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे को जरूरत किसकी है, तो ये ABAC AXAY दिख रहा है। अब ABAC और AXAY, तो देखिए वो सेम रिलेशन दिख रहा है ना, तो फिर हम लोग इनका पेयर उठा लेते हैं। क्या है हमारा, तो अगर करस्पॉन्डिंग पेयर चेक करेंगे तो क्या मिलने वाला है, AX का रिलेशन किसके साथ, AB के साथ, और उसी तरह से AY का रिलेशन किसके साथ, AC के साथ रहेगा। तो ये मेरा क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रहेगा, क्योंकि हमको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग पेयर का रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अब देखिए ये AB इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये AY इधर मल्टीप्लाई उधर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब ये क्या होने वाला है, AX, ये AY ऊपर का इधर नीचे आ गया, और ये AB इधर डिवाइड का उधर गया तो फिर ऊपर चला गया, मतलब AB/AC। अब देखिए ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY, AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY। इसको सीधा सीधा लिख दिए बस, और कुछ नहीं, AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY। तो मेरा आंसर क्या मिलने वाला है, हमको आंसर मिलने वाला ऑप्शन ए। हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू AB/AC इज इक्वल्स टू AX/AY। ये मेरा क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को भी हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि MCQ क्वेश्चन हमको बिना सॉल्व किए ही आएगा, कभी कभार क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना भी पड़ता है। ये क्वेश्चन तो 2019 के पेपर में भी आ चुका है, तो समझ गया होंगे आप लोग को ये क्वेश्चन किस तरह से किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को,
इन ट्राइंगल एबीसी बीडीसी आर इन सेम लाइन, मतलब एक ट्राइंगल एबीसी है जहाँ पे बीडीसी एक लाइन में आते हैं एंड बीडी इज इक्वल टू 7 बीसी इज इक्वल टू 10, जहाँ पे बीडी का मेजर 7 है और बीसी का मेजर कितना है 20 है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, तो फिर वो कुछ रेशियोज फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं इस फिगर के अंदर। एक ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी बड़ा वाला, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है एबीडी ये छोटा वाला, और एक और ट्राइंगल दिख रहा है एडीसी एक और छोटा वाला। तो इस तरह से हमको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन तीनों ट्राइंगल का देखिए बेस एक ही लाइन पे आता है और तीनों ट्राइंगल का वर्टेक्स मेरा ऊपर में कॉमन वर्टेक्स है। इसका मतलब ये तीनों ट्राइंगल का हाइट क्या रहने वाला है, सेम हाइट रहने वाला है। तो यानी कि मेरे जो तीनों के तीनों ट्राइंगल उसका हाइट सेम है। अब हम लोगों ने देखे थे अगर मेरे हाइट सेम रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो रूल का हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो बीडी का मेजर देके 7, बीसी का मेजर 20 देके तो हम डीसी का बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले डीसी का मेजर निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, तो हमको पता है बीडीसी सेम लाइन में, मतलब जब मैं बीडी को प्लस करूंगा, बीडी प्लस डीसी करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, बीसी मिलने वाला है। बीडी और डीसी को प्लस करने पर बीसी मिलता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि बीडीसी मेरे क्या है एक लाइन में है। अब यहाँ पे देखिए बीडी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो बीडी का वैल्यू मेरे पास 7 प्लस डीसी का वैल्यू हमको पता नहीं, और बीसी का वैल्यू मेरे पास कितना है 20। डीसी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, तो डीसी का वैल्यू मेरा कितना मिल जाएगा 13। तो डीसी का वैल्यू मेरा कितना हो गया इधर 13। क्लियर है। अब इसके बाद बारी बारी से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे हमको, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। हमको क्या निकालने बोले, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अप एबीडी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब देखिए दोनों ट्राइंगल कहाँ पे हैं, तो एबीडी मेरा ये ट्राइंगल है और एडीसी मेरा ये ट्राइंगल है, मतलब दोनों के दोनों छोटे वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहा, दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, मतलब रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बेस के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे अगर मेरे हाइट सेम है तो रेशियो किसके ऊपर, बेस। अब फर्स्ट ट्राइंगल का बेस मेरा क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल एबीडी का बेस है मेरा बीडी, और एडीसी का बेस मेरा क्या है डीसी। तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि इनका हाइट क्या है, कॉमन है। तो फिर हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, अब इक्वल हाइट था इसी वजह से रेशियो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेस के ऊपर। अब बेस के ऊपर डिपेंड किया तो मेरा बीडी का वैल्यू मेरे पास कितना है 7 और डीसी का वैल्यू मेरे पास कितना है 13। इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो फिर मेरा क्या निकला, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 7/13। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का वैल्यू मेरे पास कितना निकला है 7:13। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन पे इसी तरीके से करना है। क्या बोले हम लोगों को, सेकंड क्वेश्चन देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोले एबीसी। अब इन दोनों ट्राइंगल देखिए एबीडी कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, तो एबीडी हमको कुछ इधर दिख रहा है एबीडी, और दूसरा ट्राइंगल क्या बोले एबीसी, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए फिर से मेरा हाइट सेम है, रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बेस के ऊपर। तो एबीडी का बेस क्या है बीडी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो डाउट बीडी। और उसी तरह से एबीसी का हाइट क्या है मेरा बीसी, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बीसी। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमको पता है रेशो मेरा बेस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट सेम है रेशो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेस के ऊपर। ये सब देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं, यहाँ पे हमको फिर से आ रहा है, इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले आप जाके उनको देख लीजिए, तभी जाके आपको यह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यह प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट मतलब क्या है, इसके पहले हम लोगों ने जो किया उसी का हम लोग एक रिवीजन टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो किए वो हमको याद है या नहीं, उसके ऊपर से और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हमको मिलेंगे और कुछ नहीं। तो हमको पुराने वाले याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने याद नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम सेट करने में हमको दिक्कत जरूर जाएगा। इसीलिए अगर आप प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइट इक्वल है, मतलब रेशो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेस के ऊपर। तो हम लोग लिख देंगे रीजन क्या है, ट्राइंगल, सेम वही रीजन रहेगा, ट्राइंगल हैविंग क्या है,
हैविंग इक्वल हाइट, इक्वल हाइट है, इसी वजह से रेशियो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेस के ऊपर। अब BD का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो BD का वैल्यू मेरे पास 7। उसी तरह से BC का वैल्यू मेरे पास कितना है, BC का वैल्यू है 20। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, 7/20। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग थर्ड वाला भी निकालेंगे। थर्ड वाला क्या है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन हमको दिख रहा है कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम लोग लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ABC। अब इसमें अगेन ADC और ABC कहाँ दिख रहा है, ADC ये ट्राइंगल और ABC ये ट्राइंगल, मतलब ये एक छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। सेम फिर से वही, ऊपर अपोजिट वर्टेक्स सेम है और नीचे का बेस भी एक ही लाइन में आता है, मतलब क्या रहेगा, हाइट सेम। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, मतलब रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बेस के ऊपर। ADC का बेस क्या है मेरा, DC है, और उसी तरह से ABC का मेरा बेस क्या है, BC है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, क्यों होगा ऐसा, ट्राइंगल हैविंग क्या है, इक्वल हाइट। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे DC का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो DC का वैल्यू है 13 और BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू है 20। तो हमारा रेशियो कितना निकला, 13:20। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना निकला हमारा, 13:20। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोले यहाँ पे हमको, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो ट्राइंगल है, वो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या बोले, इक्वल बोले, कि दो ट्राइंगल जिसका हाइट क्या है, इक्वल है, और उनके एरिया का रेशियो कितना गिवन है, 2:3। तो इसको मार्क करके रखिए कि हमको क्या बोले कि दो ट्राइंगल के मेरे हाइट क्या है, इक्वल है, और उसके एरिया का रेशियो कितना है, 2:3। इफ द स्मॉलर बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉलर ट्राइंगल का मेरे पास बेस कितना देखिए 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो फिर हमको बिगर ट्राइंगल का बेस निकालने बोले। अब कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमको पता है हाइट इक्वल है, मतलब एरिया का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बेस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। बस वही रूल हमको लगाना है। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल का कोई नाम नहीं दिए, तो पहले तो नाम दे देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बी क्या ले लेंगे हम, A1 एंड A2 एंड देयर रिस्पेक्टिव बेस, उनका बेस के बारे में हमको नहीं पता, उसके भी हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे रिस्पेक्टिव बेस। बी कितना ले लेते हैं, B1 एंड B2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, उनका जो एरिया का रेशियो वो कितना है, 2:3। इसका मतलब एरिया का रेशियो हमको पता है, एरिया का रेशियो कितना है, 2:3। तो हम लोग लिख देंगे एरिया 1:, एरिया 2 हमारे पास कितना देखे, 2:3। और उसी तरह से हमारा बेस 1 भी गिवन है, बेस 1 कितना है, 6 है। हमको क्या करना है, बेस 2 फाइंड करना है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे गिवन है। अब इसके ऊपर से हमको वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि अगर हाइट इक्वल है, मतलब रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बेस के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया 1 अपन एरिया 2, हमारा हाइट इक्वल है, इसका मतलब रेशियो किसके ऊपर, बेस के ऊपर। क्यों है ऐसा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। क्लियर है, हाइट इक्वल है इसी वजह से। अब उसके बाद हाइट इक्वल है, रेशियो बेस के ऊपर डिपेंड किया है। एरिया 1 अपन एरिया 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2:3। तो फिर मैं यहाँ पे 2:3 लिख सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 2/3। उसी तरह से बेस 1 का वैल्यू हमारे पास पता है कितना है, बेस 1 का वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा। और B2 का वैल्यू को नहीं पता, उसको जैसे कि वैसे छोड़ देते हैं। बेस 2 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड में उधर गया, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 2 × बेस 2 इजिकल्स टू 6 × 3। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे बेस 2
इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल होता है, बचता क्या है हमारे पास, बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 बचता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, तो हम लोग लिखेंगे बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9 होता है, मतलब मेरा बेस 2 का वैल्यू कितना निकला, देयरफॉर बेस 2 का हमारा वैल्यू कितना निकला, 9। तो फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देयरफॉर द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल इज कितना है हमारा, 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज, देयरफॉर बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल इज कितना है, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी, मतलब एबीसी और डीसीबी दोनों का मेजर क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या बोले, AB इज इक्वल्स टू 6 एंड DC इज इक्वल्स टू 8। AB का मेजर 6 है और DC का मेजर क्या है, 8 है। तो हमको फाइंड करने बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DCB, इन दोनों का एरिया का रेशियो हमको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस ट्राइंगल का ABC का हाइट है मेरा AB और DCB का हाइट है मेरा DC। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों का दोनों मेरे क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये हाइट हो गया, दोनों का बेस देखिए कॉमन बेस दिख रहा है ना BC। अब दोनों का बेस अगर कॉमन है तो हमको पता है एरिया का, अगर दो ट्राइंगल के अगर बेस सेम है तो फिर हम लोगों को उसका रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया का हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग डायरेक्ट उसका हाइट का रेशियो का यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर हम लोग देखिए लिखेंगे किस तरह से इसको, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा ABC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा क्या है, DCB। इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा हमको, इन दोनों का बेस मेरा सेम है, मतलब रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर। पहले ट्राइंगल का हाइट क्या है मेरा AB और दूसरे ट्राइंगल का हाइट मेरा क्या है, DC। क्यों हुआ ऐसा, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। क्लियर है, तो इक्वल हाइट था, इसी वजह से रेशियो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेस के ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए AB का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो AB का वैल्यू हमारे पास 6 और DC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। अब ये दोनों सॉल्व हो सकता है, 6 डिवाइड बाई 8 क्या होता है, ये दोनों के दोनों मेरे 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, मतलब मेरा रेशियो कितना निकलता है, 3:4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा रेशियो कितना रहेगा, 3:4। देयरफॉर हमारा क्या निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB का वैल्यू हमारा कितना निकला, 3:4। कितना इजी है क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले, इन फिगर PM इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PM का मेजर मेरे पास कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये मेजर मेरे पास 10 है। क्लियर है। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज इक्वल्स टू 100। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS है, तो ये एरिया मेरा क्या है, 100 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस ट्राइंगल का एरिया है 100। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS कितना है, 110, मतलब ये QRS मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये मेरा कितना है, 110। देन फाइंड NR, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, NR का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी देखिए हमको दो ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं, तो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है एक PQS और दूसरा दिख रहा है QRS। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखिए हमारा बेस जो QS है वो क्या है, सेम है। इन दोनों का हम PQS का बेस मेरा QS और QRS का भी बेस में क्या ले लूँगा, QS। तो दोनों ट्राइंगल का बेस मेरा क्या दिख रहा, कॉमन दिख रहा ना। अगर बेस कॉमन तो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर, और एरिया तो हमारे पास गिवन है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखिए हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, हमारे पास रूल क्या है, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमारा रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसका रेशियो कितना है, PM हाइट और इसका हाइट कितना है, NR। और ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का क्या है, बेस कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल्स हैविंग, इधर लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन
बेस। क्लियर है, दोनों ट्राइंगल का क्या है, कॉमन बेस है, इसी वजह से। अब इसको देखिए आगे सॉल्व कर देंगे। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू एस का वैल्यू हमारे पास है 100, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 100। उसी तरह से क्यू आर एस का वैल्यू कितना है 110, और पी एम का वैल्यू कितना है, तो पी एम का वैल्यू है 10, और एन आर का वैल्यू हमको पता है क्या, तो उसका नहीं पता, तो हम जैसा कि वैसा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एन आर। अब इसके बाद एन आर इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, ये 110 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू एन आर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 110। 100 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो एन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 110 डिवाइड बाय 100। क्लियर है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 0 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना एन आर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 11। 1 इंटू 11 कितना होता है, 11 ही होता है, तो एन आर का वैल्यू हमारा कितना निकला 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हमारा एन आर का वैल्यू फाइंड होता है, कितना इजीली निकल गया। तो इस तरह से देखिए हमको एन आर मिल जाता है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, triangle MNT is similar to QRS. Length of altitude draw from point T is 5 and length of altitude draw from point S is 9. Find the ratio of area of triangle MNT and area of triangle QRS. अब यहाँ पे क्या बोले, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है MNT और दूसरा ट्राइंगल है QRS। अब इन दोनों ट्राइंगल में पॉइंट टी में से फर्स्ट ट्राइंगल में से अल्टीट्यूड निकला जो कि 5 का है, और दूसरे ट्राइंगल में से पॉइंट एस में से एक अल्टीट्यूड निकला जो कि 9 का है। तो इसके ऊपर से मेरे को दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगता है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोले हमको, बोले एक ट्राइंगल MNT है, तो चलिए बना लेते हैं एक ट्राइंगल MNT। तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया मेरा ट्राइंगल MNT, और एक और ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग ट्राइंगल QRS। तो ये बन गया मेरा QRS। क्लियर है। अब ये दोनों देखिए, ये मेरा ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम लोग MNT MN एंड ये T, और ये क्या रहेगा QR एंड ये क्या रहेगा S। अब हमको पता है कि यहाँ पे क्या बोले, पॉइंट टी में से एक अल्टीट्यूड निकला और पॉइंट एस में से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट टी में से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैं हाथ से बना रहा हूँ करके थोड़ा सा रफ दिख सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट एस में से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों का हम नाम क्या दे देंगे, तो इनको भी हम एक नाम दे देते हैं, इसको मैं एक्स दे देता हूँ और इसको मैं y दे देता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, आपस में सिमिलर है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल के जो टी से अल्टीट्यूड निकला था उसका मेजर कितना बोले थे 5, और सेकंड ट्राइंगल में से एस से जो अल्टीट्यूड निकला था उसका मेजर कितना था 9। अब इसके ऊपर से मेरे को दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है अगर मेरे ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो किसके ऊपर से निकलता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के ऊपर से निकलता है। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड के एक भी मेजर पता है क्या, या तो हमको SQY/TM का मेजर चाहिए, नहीं तो MNQR का मेजर चाहिए, नहीं तो TNSR का मेजर चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई एक पेयर का मेजर चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी पेयर का नहीं है, हमारे पास किसका गिवन है, हाइट का गिवन है। तो इसके ऊपर से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को एक तो भी साइड का रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा। अब किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हमने TX इज परपेंडिकुलर टू MN इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है MNT एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या है, दूसरा ट्राइंगल है QRS। इन दोनों ट्राइंगल में क्या बोले, TX इज परपेंडिकुलर टू MN है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे TX इज परपेंडिकुलर टू MN, एंड दूसरे ट्राइंगल में क्या है, SY इज परपेंडिकुलर टू QR, SY इज परपेंडिकुलर टू
क्यू आर, ये सब मेरे पास क्या था, गिवन था। अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक तो भी कोई साइड चाहिए, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, तो हम लोग देखिए TXM ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेते, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं ट्राइंगल SQY को कंसिडर कर लूंगा। यहाँ पे इसको किस लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसी तरह से ये मेरा 90, ये मेरा 90, तो एंगल टेस्ट से मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दूंगा। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो CSST टेस्ट से ये करस्पॉन्डिंग साइड और ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या रहेगा, सेम। तो इसके रेशो की मदद से मैं इन दोनों का रेशो मैं बड़े इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो उस मेथड का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कौन से ट्राइंगल को ले रहे हैं, ट्राइंगल TXM और ट्राइंगल SYQ ले रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या है, TXM एंड ट्राइंगल क्या है मेरा, SYQ। इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है मेरे को, एंगल M और एंगल Q क्या दिख रहा, कॉन्ग्रुएंट। तो फिर मैं लिख दूंगा हमारे पास क्या है, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ऐसे क्यों है, तो फिर हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब क्या रहेगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे बाय CAST टेस्ट। क्लियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्राइंगल, ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे मेरा ये एंगल X और एंगल Y मेरा क्या रहेगा, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। तो हम लोग ऑलरेडी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल TXM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SYQ। क्यों है, क्योंकि दोनों को बोथ आर 90 डिग्री गिवन बोथ आर परपेंडिकुलर, या फिर उतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, हम गिवन नहीं लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों का दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल टेस्ट से मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दो एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसका मतलब ट्राइंगल TXM इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, SYQ। क्यों हुआ ऐसा, बाय एंगल टेस्ट। देखिए रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप रीज़न नहीं लिखेंगे, आप बस छुड़ा के चले जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। क्लियर है। तो ये देखिए दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो मेरे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कोई भी 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकता हूँ। तो कौन से 3 करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या रहते हैं मेरे, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे TX और SY का रेशो, मतलब TX अपन SY इज इक्वल्स टू XM और YQ का XM अपन YQ इज इक्वल्स टू TM अपन SQ का रेशो, TM अपन SQ का रेशो मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन मेरे को इनमें से चाहिए क्या, पहले यहाँ पे लिख देते, रीज़न क्या है, बाय क्या है, CAST टेस्ट, CSST टेस्ट, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल डिटेल में लिखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमको चाहिए कौन सा, अब TX और SY इतना तो मेरे को चाहिए, TX और SY इधर से मिल जाएगा। अब इसके बाद मेरा अगला रिलेशन मेरे को TM और SQ का चाहिए, तो TM और SQ इधर है, क्यों XM और YQ क्यों नहीं ले रहा, तो XM से मेरा ये साइड और ये साइड का मेरा रेशो निकल जाएगा। लेकिन मेरे को ये साइड से रेशो से कोई मतलब है क्या, हमको अगर MN का पूरा मिल गया रहता तो चलता था, QR का पूरा मिल गया रहता तो चलता था, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिर्फ MX और QY का मिल रहा था। उतने से के रेशो से हमको क्या करना है, हमको पूरा का पूरा साइड का रेशो चाहिए, जो कि कहाँ पे मिलता है, ये TM और SQ के साथ, TM और SQ के साथ। तो इसी वजह से हम लोग इसको और इसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमको ज़रूरत किसकी है, TX अपन SY इज इक्वल्स टू TM अपन SQ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे TX अपन SY का वैल्यू हमको पता है, TX का वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसका वैल्यू कितना है, TX का 5, और SY का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, TM अपन SQ। तो TM अपन SQ जैसा कि वैसा।
तो यहाँ पे देखिए मेरा टी एम अपन एस क्यू का वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो टी एम अपन एस क्यू का वैल्यू मिल गया 5:9। क्लियर है। अब यही हमको चाहिए, तो देखिए एक करस्पॉन्डिंग साइड का मेरे को रेशो मिल चुका है 5:9। अब इसकी मदद से मैं पूरे एरिया का रेशो निकाल सकता हूँ। कैसे? तो हम लोग को पता है कि अगर ट्राइंगल में सिमिलर रहा तो उनके एरिया का रेशो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई तो भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के ऊपर से। तो हम लोग वो रूल ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि कोई भी मेरा, मैं इस तरह से पार्टीशन बना देता हूँ, क्या रहेगा, कोई तो भी मेरे एरिया का अगर रेशो निकालना है अगर सिमिलर ट्राइंगल वाले, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। इनका जो रेशो रहेगा वो कोई तो भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना। कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया मेरे को, TM और SQ मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा TM अपन SQ का स्क्वायर जितना। क्लियर है। अब TM अपन SQ के स्क्वायर जितना मिला। अब ये क्या है, रीजन क्या लिखेंगे, तो हमारा रीजन क्या था, ये हमने थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए TM अपन SQ का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने रूल्स ऑफ इंडाइसिस में पढ़े थे, दोनों का अगर अलग अलग स्क्वायर है तो मैं उसको कॉमन स्क्वायर बना सकता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये कॉमन स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा TM अपन SQ का कॉमन स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं कुछ तो भी इक्वेशन दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देते, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 TM अपन SQ का वैल्यू हमारे पास कितना है 5:9, तो मैं यहाँ पे 5:9 ले लूँगा, 5:9 का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम किससे हुआ, 1 से हुआ है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ कैंसल वैंसल नहीं हो सकता, मतलब मेरा एरिया का रेशो मिल चुका है। देयरफॉर ये मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ ही आऊँगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इन फिगर ADC आर इन सेम लाइन एंड BEC आर इन सेम लाइन, सेगमेंट D इज पैरेलल टू साइड AB, इफ AD इज इक्वल टू 5, DC इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 6.4, देन फाइंड BE। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या बोले कि इस टाइप का एक फिगर है जहाँ पे ADC मेरा एक लाइन में और BEC भी मेरा क्या है एक लाइन में है। यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि ये जो सेगमेंट D है वो मेरा साइड AB के साथ क्या है पैरेलल है, और साथ ही हमको ये गिवन है कि इनका जो मेजर है, इसका मेजर 5, इसका 3, इसका x और इसका 6.4 माइनस x है। तो फिर चलिए हमको BE का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए हमको एक प्रॉपर थ्योरम पढ़े थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या था उसमें कि अगर मेरा कोई ट्राइंगल है और उसके एक साइड के साथ कोई तो भी एक साइड सेगमेंट निकला बीच में जो कि क्या है पैरेलल है, तो फिर क्या होता है कि इनका जो रेशो रहता है वो दोनों का रेशो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा जिसमें ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो वही रूल का हम यूज कर देंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास गिवन है सेगमेंट DE इज पैरेलल टू क्या गिवन है, साइड AB गिवन है। अगर ये मेरे पैरेलल है तो फिर मेरा क्या होता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उनका जो रेशो है तो फिर वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे कि क्या लिखेंगे हम लोग, AD अपन DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपन EC। आप देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे AD अपन DC और BE अपन EC लिखा, आप अगर उल्टा लिखना चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं कि CD अपन AD डिवाइड बाय इक्वल्स टू CE अपन BE। आप जैसा भी लिखे आपका एक ही आंसर आने वाला है। अब इसको देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, तो AD का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, तो AD का वैल्यू मेरे पास 5। उसी तरह से DC का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, DC का वैल्यू है 3। BE का वैल्यू कितना गिवन है, BE का वैल्यू है x, और EC का वैल्यू कितना गिवन है 6.4 माइनस x। क्लियर है। अब ये 6.4 माइनस x इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या होने वाला है, 5 इंटू 6.4 माइनस x इज इक्वल्स टू x इंटू
3। क्लियर है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मिलने वाला है मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6.4 कितना होता है, 5 4 20 का 0 2 कैरी 5 6 30 31 32 कितना मिलता है हमको 32 माइनस 5 × x 5x इज इक्वल्स टू x इंटू 3 या फिर हम लोग उसको 3x भी बोल सकते हैं। x इंटू 3 कितना होता है मेरा 3x हो जाता है। अब ये -5x उधर गया तो क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू 3x + 5x। 3x + 5x कितना होता है 8x होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या निकला हमारा 32 इज इक्वल्स टू 8x। 8 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड 32 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू x। 32 डिवाइड बाय 8 कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 8 4 × 8 कितने जा 4 × कितना होता है 32 होता है। मतलब x का वैल्यू मेरा कितना निकला 4। तो देखिए मेरा x का वैल्यू मिल गया, कितना इजीली मिल गया। तो इस तरह से देखिए हमारा आंसर सॉल्व होता है। x मतलब क्या था मेरा b का मेजर था, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर हमको b का मेजर कितना मिला, देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 4। तो ये मेरा आंसर सॉल्व हो गया। ओके, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग मेरा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, इन फिगर सेगमेंट PA सेगमेंट QB सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। मतलब ये PA QB RC SD ये सबके सब मेरे क्या है लाइन AD से क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे बोले AB इक्वल्स टू 60, BC इक्वल्स टू 70, CD इक्वल्स टू 80 एंड PS इक्वल्स टू 280, देन फाइंड PQ QR एंड RS। मतलब इन सभी का मेजर गिवन है, AB का 60, BC का 70, CD का 80 और PS का कितना है 280। मतलब लंबा वाला मेजर मेरे पास 280 है। तो इसके मदद से मेरे को फाइंड क्या करना, बोले PQ QR एंड RS को हमको क्या करना है फाइंड करना। किस तरह से करेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल। हमको पता है कि ये सबके सब लाइन क्या है एक कॉमन लाइन से परपेंडिकुलर है। अगर सभी लाइन एक कॉमन लाइन से परपेंडिकुलर रहा तो ये सबके सब लाइन आपस में क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सब पैरेलल है तो 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो उसी का मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। किस तरह से, देखिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या गिवन है, सेगमेंट PA सेगमेंट QB सेगमेंट RC सेगमेंट SD ये सबके सब मेरे क्या है आर परपेंडिकुलर है। देखिए मैं परपेंडिकुलर को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, टू किससे परपेंडिकुलर है, लाइन AD से परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा गिवन है, ये पूरा क्या है गिवन। अगर ये पूरा परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होता है, ये सभी लाइन आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, PA इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू RC इज पैरेलल टू SD। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर to same line are parallels to each other। देखिए रीजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग ये स्टेप लिखे तो ये स्टेप आया कहाँ से। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी के सभी लाइन मेरे आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए सभी लाइन पैरेलल है। अब मेरे को किसको कंसीडर करना है, तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए RC को भूल जाऊंगा क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी 3 पैरेलल लाइंस वाला है। 4 पैरेलल लाइंस का है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे को 4 पैरेलल लाइंस मिला। तो हम लोग क्या करेंगे एक एक को बारी बारी से ओमिट करेंगे। अब किसको ओमिट करते हैं, सबसे पहले हम RC को भूल जाइए। ठीक है, अगर मैं RC को भूल गया तो मेरे को क्या दिख रहा है, तो मेरे पास 3 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं AP QB और SD। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था ज्योमेट्री में कि हम लोगों को डायग्राम जितना देखने बोला गया है बस उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं देखना। अगर ये नज़र हम लोग बना लिए तो फिर देखिएगा हमको ज्योमेट्री और ज़्यादा ईजी जाएगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पे क्या किया हमने RC को ओमिट कर दिया। RC को ओमिट करने पर हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या मिल रहे हैं, AP QB एंड SD। ये 3 पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। अगर ये 3 पैरेलल लाइंस है तो फिर 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को PQ का मेजर नहीं पता, SQ का मेजर नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, हम PQ को क्या कंसिडर कर लेंगे
x कंसिडर कर लेंगे। अगर पी क्यू मेरा x है तो क्यू एस का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, लेट पी क्यू इक्वल्स टू एक्स। देन क्या होने वाला है, हमको पता है कि ये पी क्यू एस एक लाइन में, मैं आर सी को थोड़ी देर के लिए भूल गया, ओके। यहाँ पे पी क्यू एस ये मेरे क्या है, एक लाइन में है, तो फिर हम लोग लिख देंगे पी क्यू एस आर इन सेम लाइन। इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या बनता है, देन पी क्यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या बनता है, मेरा पी एस बनता है। मतलब मैं पी क्यू और क्यू एस को प्लस करने पर मेरा पी एस बनता है ना, क्यों ऐसा, क्योंकि पी क्यू एस मेरा सेम लाइन पे है, पी क्यू एस आर इन सेम लाइन। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू का मेजर मैंने कितना कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया, तो फिर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। पी क्यू का वैल्यू मैं कितना लिख दूंगा, एक्स, प्लस क्यू एस का वैल्यू मेरे को पता है क्या, नहीं पता, तो फिर मैं उसको जैसा कि वैसा लिख दूंगा। पी एस का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, 280। अब ये x प्लस में उधर गया तो फिर माइनस है, मतलब क्यू एस का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 280 माइनस एक्स। तो यानी कि क्यू एस का वैल्यू मेरे पास कितना रहेगा, 280 माइनस एक्स। तो ये वाला जो वैल्यू है क्यू एस का, ये है मेरा 280 माइनस एक्स। अब इसके मदद से देखिए हमको सॉल्व करना है। हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, आर सी को भूल गए ना। अब आर सी को भूल गए तो मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस कौन सा दिख रहा है, पी ए क्यू बी एंड एस डी। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए क्यू बी एंड एस डी, ये तीनों के तीनों मेरे क्या है, पैरेलल है। तो फिर हम लोग लिख देंगे पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू एस डी। ये मेरे पास क्या है, गिवन है, क्योंकि ये सभी के सभी मेरे क्या है, आपस में पैरेलल्स हैं, है ना। फ्रॉम वन, सॉरी गिवन नहीं, फ्रॉम वन, हमने इक्वेशन 1 में ये चीज़ बताया है। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल है, तो फिर यहाँ पे पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगता है। पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे 3 लाइंस पैरेलल होते हैं तो फिर उसकी जो साइड्स रहते हैं उनका रेशियो मेरा क्या रहता है, इक्वल, मतलब ए बी अपन बी डी इज इक्वल्स टू क्यू पी अपन क्यू एस, ऐसा होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस क्यू अपन क्यू पी इज इक्वल्स टू एस डी अपन एस बी अपन बी ए, जैसा लिखना है लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करने पर एस क्यू अपन क्यू पी इज इक्वल्स टू डी बी अपन बी ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन से क्या हो गया, इनका रेशियो इक्वल हो गया। अब अगर इनका रेशियो इक्वल है तो फिर मेरे को देखिए एस क्यू का मेजर मेरे कितना निकाला, एस क्यू मतलब क्यू एस ही होता है, उसका मेजर कितना है, 280 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका वैल्यू कितना मेरा, 280 माइनस एक्स। उसी तरह से क्यू पी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो क्यू पी का वैल्यू हमारे एक्स लिए थे, पी क्यू पी मतलब पी क्यू एक ही बात है, कितना है हमारे पास एक्स, ये 280 माइनस एक्स है, 280 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी बी का मेजर मेरे पास कितना है। तो डी बी देखिए, डी बी के अंदर 80 और 70, क्योंकि डी बी मेरा किससे किससे बना है, डी सी प्लस सी बी से बना हुआ है। तो डी बी के अंदर 80 प्लस 70 होने वाला है। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 डिवाइड बाय बी ए, मतलब कितना है, ए बी का मेजर कितना है मेरे पास, 60। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो फिर क्या मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, 280 माइनस एक्स को जैसा कि वैसा रख देंगे, डिवाइड बाय मेरे पास कितना है एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 70 कितना होता है, 150 अपन कितना हो गया 60, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे देखिए 6 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, ये x इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, तो क्या होने वाला है 6 इंटू 280 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू ये 15 है इंटू क्या हो जाएगा x। क्लियर है, ये 6 इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई, x इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई। अब 6 के साथ 280 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होने वाला है, तो फिर हम लोग लिख देंगे 6 इंटू 280 कितना हो जाएगा, 6 0 जा 0 होता है मेरा, तो हम लोग लिख देंगे 6 0 जा 0, 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी 6 2 जा 12 13 14 15 16 1680 माइनस 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15x, माइनस 6x उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, तो ये कितना होने वाला है 1680 इज इक्वल्स टू 15x प्लस 6x।
15x प्लस 6x कितना हो जाएगा, तो मेरा 21x हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा इधर 1680 इज इक्वल्स टू 21x। अब यहाँ पे 21 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फिर हम लोग लिख देंगे 1680 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू x। 1680 डिवाइड बाय 21 कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 80 इक्वल्स टू x। कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू x। अब x का वैल्यू मेरे पास कितना निकला 80 मिल गया। तो देखिए मेरे पास x का वैल्यू मतलब क्या है, PQ का वैल्यू है, तो फिर PQ का देयरफॉर PQ का वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया 80 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया, तो x का वैल्यू मिल गया 80। अब x का वैल्यू 80, x में तो क्या था मेरा PQ था ना, तो फिर PQ का वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 80। एक वैल्यू हमको मिल चुका है। तो देखिए एक वैल्यू हमको मिल गया। अब उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, दूसरा वैल्यू निकालना है। क्या निकालेंगे, QR। अब QR कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। तो QR के लिए भी सेम यही 3 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। अगर ये 3 पैरेलल लाइंस लेते हैं तो देखिए मेरे पास एक मेजर मिल चुका है। ये x का वैल्यू मेरे को कितना मिल चुका है, x का वैल्यू मिल गया मेरे को 80। कितना मिल गया 80। अगर ये मेरा 80 हो गया तो फिर मैं बड़े इजीली QR भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये 3 मेरे पैरेलल लाइन से इनका रेशो मेरा क्या है, इक्वल है। तो फिर उसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वही 3 लाइन्स को पैरेलल बता के साइड्स का रेशो निकाल के QR का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि यही 3 लाइन मेरे पैरेलल है। PA इज पैरेलल टू क्या लिखेंगे, QB इज पैरेलल टू क्या है, RC। ये मेरे पास क्या है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से है। अब देखिए ये तीनों लाइन पैरेलल है, मतलब उनका रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है साइड्स का। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे RQ अपन QP इज इक्वल्स टू उधर क्या है CB अपन BA। देखिए हमने कौन सा लिए इस बार, लास्ट टाइम हमने RC को ओमिट किए थे, इस बार हमने SD को ओमिट कर दिया। हमने नीचे के 3 देख रहे हैं, मतलब ये 3 मेरे पैरेलल लाइंस को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये 3 पैरेलल लाइंस को कंसीडर किया, इसी वजह से हमारा रेशियो इस टाइप से निकल गया। अब यहाँ पे देखिए RQ का वैल्यू मेरे को पता है, क्या नहीं पता, तो जैसे कि वैसा। लेकिन QP का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, 80 है। CB का वैल्यू भी मेरे को पता है 70, और BA का वैल्यू मेरे पास कितना है 60 है। तो फिर वैल्यू पुटअप कर देंगे, हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे RQ का वैल्यू हमको नहीं पता, उसको जैसा कि वैसा रख देते हैं। QP का वैल्यू हमारे पास कितना है 80 इज इक्वल्स टू CB का वैल्यू मेरे पास है 70 अपन BA का वैल्यू मेरे पास कितना है 60। अब ये देखिए 80 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, तो RQ का वैल्यू मेरा कितना होने वाला है 70 इंटू 80 डिवाइड बाय 60। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 70 इंटू 8 कितना होता है हमारा, या फिर और भी कुछ कैंसिल होता होगा तो वो भी कर देते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे ये 2 के डबल में जाता है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे क्या बचा, RQ इज इक्वल्स टू 70 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। 70 इंटू 4 कितना होता है, RQ इज इक्वल्स टू 7 4 जा 280 डिवाइड बाय 3। तो RQ का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया 280 अपन 3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा तो पॉइंट में निकलेगा, हम लोग यही पर छोड़ देते। तो मेरा RQ का वैल्यू हमको कितना मिल गया 280 अपन 3। तो देखिए दूसरा वैल्यू भी मिल गया, RQ मतलब QR ही होता है, तो QR का वैल्यू मेरे पास कितना है 280 अपन 3। अब QR का वैल्यू मिल गया, अगला मेरे को क्या निकालना है, SR का निकालना है। अब SR का भी सेम उसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे कि इस बार हम लोग ये 3 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, क्योंकि हमको QR का वैल्यू मिल चुका है। QR का वैल्यू कितना मिला 280 अपन 3, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमको मिल चुका है 280 अपन 3। अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया, ये दोनों वैल्यू पता है, तो हम लोग ये 3 पैरेलल लाइंस की मदद से SR का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो वो अपना ये है ना, तो फिर एक और तरीका है। हमको देखिए ये सभी के सभी मेरे एक लाइन में है, अगर ये सभी एक लाइन में है तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि इन तीनों का मेरा सम कितना हो जाएगा, इसके बराबर PS के बराबर होगा। तो फिर हम लोग उसका भी मदद से हम लोग SR का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए उससे ही निकाल लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, आप दोनों में से कोई भी मेथड से चाहे तो निकाल सकते हो। अगर आपका मैथ लॉजिकली करेक्ट है तो आप कैसे भी करिए, आपका आंसर सही ही आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग उन तीनों का सम करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार पैरेलल वाले से निकाल लिया। आप तीसरे बार भी पैरेलल वाले से निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, ना तो सम साइड्स को पूरे प्लस करने पर वो वाला रूल से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं साइड को पूरे प्लस कर देता हूँ। क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा हमको, SR प्लस RQ प्लस QP इज इक्वल्स टू क्या बनता है SP।
मतलब यहाँ पे मेरा एस आर आर क्यू और क्यू पी को प्लस करने पर क्या बनता है, एस पी बनता है, क्योंकि ये सभी के सभी मेरे क्या है, सेम लाइन पे एस आर क्यू पी, ये पूरे क्या है, एक लाइन में आते हैं, इसी वजह से। अब अगर ये पूरे एक लाइन में आते हैं तो एस आर का वैल्यू मेरे पास कितना है नहीं पता, लेकिन आर क्यू का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, 280/3। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 280/3 पुट कर दूंगा। तो इसको लिखेंगे एस आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, जैसा कि वैसा आर क्यू का वैल्यू 280/3 प्लस क्यू पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो क्यू पी का वैल्यू हमने निकाले थे। क्यू पी का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, ये रहा क्यू पी, मतलब पी क्यू कितना निकला 80 इजिकल्स टू एस पी का वैल्यू हमको पता है कितना है 280। अब ये +80 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -80 होने वाला है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एस आर प्लस 280/3 इजिकल्स टू 280 - 80। 280 - 80 कितना होता है हमारा, तो 280 - 80 हो जाएगा 200। तो फिर एस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस आर प्लस 280/3 इजिकल्स टू 200। अब ये देखिए +280/3 अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा, -280/3 होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल्स टू 200 माइनस +280/3 उधर गया तो फिर 280/3 माइनस में हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर रैशनलाइज डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब दोनों में से जो भी मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, एस आर का वैल्यू, तो एस आर इजिकल्स टू, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई 200 × 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 200 × 3 कितना होता है 600 माइनस 1 × 280 रहने वाला है, डिवाइड बाय 1 × 3। अब 600 माइनस 280 कितना होता है, 320 होता है। तो फिर यहाँ पे कितना निकलने वाला है मेरा, 320 निकल जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 320/3। ये मेरा किसका वैल्यू है, एस आर का वैल्यू है। इस तरह से देखिए, ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर निकलेगा तो पॉइंट में निकल सकता है। तो इस तरह से देखिए मेरे तीनों के तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। तो ये देखिए हमारे तीनों वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन भले थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक ही चीज़ हमको बस 2-3 बार करना है, इसी वजह से थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, इन ट्राइंगल PQR PM इज ए मीडियन। एक ट्राइंगल PQR है जहाँ पे PM मेरा क्या बना, एक मीडियन बना। अब मीडियन मतलब M जो है वो मेरा QR का मिड पॉइंट, मतलब QM, और MR क्या है, मेरे कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या बोले, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड PMR इंटरसेक्ट इन साइड PQ एंड PR एट पॉइंट X एंड Y। मतलब ये जो एंगल PMQ है, इसमें से एक एंगल बाइसेक्टर निकला जो PQ के एक पॉइंट X को इंटरसेक्ट किया। उसी तरह से PMR से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकला जो कि PR के एक पॉइंट Y को इंटरसेक्ट किया। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए। अब बोले कि प्रूव दैट XY इज पैरेलल टू QR। तो फिर हमको प्रूफ करके बताइए, जो मेरा XY बना और ये जो QR है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब देखिए हम लोगों ने कन्वर्ट्स ऑफ BPT में देखे थे। BPT थ्योरम क्या था कि अगर मेरे इस टाइप के कोई भी एक ट्राइंगल के साइड के साथ अंदर का एक सेगमेंट अगर पैरेलल रहता है तो फिर मेरे इनके साइड्स का इस रेशो मेरा क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब इसका उल्टा कन्वर्ट्स ऑफ BPT में देखे थे, अगर ये रेशो इक्वल हो गया तो फिर मेरे साइड पैरेलल होते हैं, है ना। अब मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल है, मतलब मेरे को इनका जो रेशो है, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो, ये मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। जो कि हम लोगों ने देखे, पहले भी हम लोगों ने देखे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में देखे थे, तो उसी टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे हमको कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है, इतना तो क्लियर है। लेकिन हम इन दोनों का रेशो को इक्वल बताए कैसे, हमारे पास मेजर तो एक भी गिवन नहीं है। तो यहीं पर हमारा मेन ट्रिक रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्राइंगल PMQ को कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखे इन ट्राइंगल PMQ रे MH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ। मतलब इस ट्राइंगल PMQ में MH जो है वो PMQ का बाइसेक्टर है। ये चीज मेरे पास क्या था, गिवन था। ओके, तो हम लोगों का अगर ये मेरा बाइसेक्टर होता है तो फिर हम लोग का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, ये अगर मेरा याद है आप लोगों को कि अगर मेरा कोई ट्राइंगल है और उसमें इस तरह से एंगल बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे PMQ में MX मेरा बाइसेक्टर है। तो देखिए ये XY लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस इस ट्राइंगल की तरफ ध्यान दीजिए और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे
PM अपन MQ इज इक्वल टू PX अपन XR होगा। कौन से टेस्ट से? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? PM अपन MQ इज इक्वल टू क्या रहेगा? PX अपन XQ इज इक्वल टू PX अपन XQ। ठीक है, ये मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में से वो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। उसी तरह से दूसरे साइड में मेरा दूसरा ट्राइंगल PMR में मेरा My मेरा क्या है? रे My मेरा बाइसेक्टर है। अब रे My अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, तो PM अपन MR इज इक्वल टू PY अपन YR होगा ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को याद ही है। तो यहाँ पे देखिए लिखे इन ट्राइंगल PMR My इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? PM अपन MR इज इक्वल टू क्या रहेगा? PY अपन YR होने वाला है। PY अपन YR, ये भी मेरा किससे हुआ? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? इधर भी PM, इधर भी PM, इधर MQ और इधर MR दिख रहा है। लेकिन देखिए हमको MQ और MR का मेजर क्या है? सेम होना चाहिए ना, क्योंकि ये मेरा मीडियन है। मीडियन है मतलब M मेरा क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब QM और MR का मेजर मेरा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो हम लोगों ने यही पर वही लिखे कि ये जो PM अपन MQ है, यहाँ पे PM की जगह MP लिखे हुए, एक ही बात है, MP लिखिए या PM लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये MP अपन MQ और MP अपन MR जो है वो मेरे क्या है? दोनों के दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये MQ और MR मेरे क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि M मेरा मिड पॉइंट है। तो हम लोगों ने लिखे M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये M जो है वो मेरे QR का क्या है? मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो फिर मैं क्या बोलूँगा? ये MQ और MR का मेजर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी MQ और MR का मेजर अगर सेम है तो यहाँ पे देखिए MP ऊपर इक्वल था, ये MQ और MR मतलब इक्वल है, मतलब ये दोनों के दोनों रेशो मेरे क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम फ्रॉम 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि ये रेशो इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी ऑब्वियसली क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। तो फिर हम लोगों ने लिख दिए कि फिर PX अपन XQ और PY अपन YR ये दोनों भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा फ्रॉम 1 और 2। क्लियर है? तो यहाँ पे ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पे देखिए हमको यही चाहिए था ना कि PX अपन XQ और दूसरा क्या है? PY अपन YR, मतलब ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में बढ़ जाएगा अभी। तो हम लोग बोल दिए कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम ये दोनों के दोनों लाइन मेरे क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए बस हमको इस चीज़ का ध्यान में रखना था कि अगर हमको वो लाइंस पैरेलल दिखाना है तो हमको किसी तरह से कन्वर्स ऑफ BPT में लगाना है। कन्वर्स ऑफ BPT में लगाने के लिए हमने क्या किए? ये ट्राइंगल PMQ में पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए, उसके बाद PMR में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए, उसके बाद इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको पूरा देख के रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को? इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जहाँ पे एंगल ABC का बाइसेक्टर इस तरह से निकला और एंगल ACB का भी बाइसेक्टर कुछ इस तरह से निकला, जो कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट किया? पॉइंट X को इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या बोले? लाइन AX इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट Y। अब यहाँ पे बोले कि एक ए से एक लाइन ड्रॉ हुआ x तक के, जो कि मेरे इस तरह से आगे बढ़ गया और BC पे मेरा किस पे इंटरसेक्ट किया? पॉइंट Y पे इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे ये बोले AB का जो मेरा मेजर है वो मेरा 5 है, AC का जो मेजर है वो मेरा है 4 एंड BC का जो मेजर है वो मेरा है 6। तो इसके ऊपर से मेरे को AX अपन XY फाइंड करना बोले, मतलब AX अपन XY इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से करेंगे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको देखिए कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब मैं अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करो ट्राइंगल ABY को, तो फिर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल बता सकता हूँ। उसी तरह से अगर मैंने इस साइड को ढक के अगर मैंने बोला कि ये मेरा ये ट्राइंगल में मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उसके मदद से हमको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैं इन दोनों का लूंगा तो मेरा BY मिलने वाला है, जब इन दोनों का लूंगा तो मेरा YC मिलने वाला है। BY और YC का मेजर हमारे पास गिवन है क्या? नहीं है। हमारे पास किसका गिवन है? BC का मेजर 6 गिवन है। अगर BC का मेजर 6 है तो फिर हम लोग BY और YC को हम लोग X के फॉर्म में निकाल लेंगे। किस तरह से लिखेंगे? तो उससे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट हम लोग BY को क्या कंसीडर करेंगे? X कंसीडर करेंगे। अगर मेरे BY को X कंसीडर करते हैं तो मेरा YC क्या हो जाएगा? X - 6 होगा ना, यानी कि सॉरी 6 - X होगा।
क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि अगर ये मेरा x है तो फिर ये जो मेजर है वो मेरा क्या है, ये पूरे मेजर में से जब मैं इतना माइनस कर दूंगा तब मिलने वाला है। पूरा मेजर मेरा 6 है, पूरे मेजर 6 में से अगर मैंने x को माइनस किया तभी मेरे को yc मिलने वाला है, तो yc का मेजर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट बी वाई इज इक्वल्स टू कितना, x ले लेंगे, लेट बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स, देन मेरा क्या मिलने वाला है, yc का मेजर क्या मिलने वाला है, देन yc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 6 माइनस एक्स। अब ये दोनों मेजर हमको आगे चल के काम में आने वाला है, इसलिए इसको लेके रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी वाई को। तो ट्राइंगल ए बी वाई को कंसीडर करेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी वाई, इन ट्राइंगल ए बी वाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी एक्स जो है वो मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे रे बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, लिख देता हूँ, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या है हमारा एंगल ए बी वाई, ए बी वाई का क्या है वो एंगल बाइसेक्टर। अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है मेरा, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब मैं क्या लिख दूंगा हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ए बी अपन बी वाई, ए बी अपन बी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स अपन एक्स वाई। देखिए हमको थ्योरम याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब जिस भी तरह से लिखना चाहे उस तरह से लिख सकते हैं, ये थ्योरम अपने ऊपर डिपेंड करता है आप लिखते किस तरह से ये स्टेटमेंट। अब ये अगर इस तरह से हो गया तो फिर इसको हम लोग कुछ तो भी इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, दूसरे ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ट्राइंगल ए सी वाई। अब ट्राइंगल ए सी वाई में भी इसी तरह से हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी वाई, इन ट्राइंगल ए सी वाई, वहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्राइंगल ए सी वाई में सी एक्स जो है वो मेरा क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे रे सी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, ए सी वाई, एंगल ए सी वाई। क्लियर है। अब अगर इस तरह से बाइसेक्ट हो गया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं, क्या होने वाला है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो ए सी अपन सी वाई, ए सी अपन सी वाई इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, ए एक्स अपन एक्स वाई, ए एक्स अपन एक्स वाई। ये भी क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इधर भी ए एक्स अपन एक्स वाई, इधर भी ए एक्स अपन एक्स वाई, यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू मेरी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखूंगा, फ्रॉम, हमारे पास दो इक्वेशन मिले, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों का जो ए एक्स अपन एक्स वाई, ए एक्स अपन एक्स वाई, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए बी अपन बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपन सी वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब ये अगर हो गया ए बी अपन बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपन सी वाई हो गया, इनका वैल्यू हमको पता है। ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए बी का वैल्यू हमारे पास है 5। उसी तरह से बी वाई का वैल्यू हमने कितना लिए थे, x, और ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए सी का वैल्यू है 4, और वाई सी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, वाई सी का वैल्यू मेरा है 6 माइनस एक्स। तो फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं ए बी का वैल्यू हमारे पास है 5, उसी तरह से बी वाई का वैल्यू x इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू हमारे पास 4, और ये मेरा कितना है 6 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई, ये डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई, तो क्या होने वाला है 5 इंटू 6 माइनस एक्स, ये डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई, उसी तरह से ये डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू एक्स। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो हम लोग लिख देंगे 5 6 जा 30 माइनस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x, माइनस 5x उधर गया तो फिर प्लस 5x 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x कितना होता है 9x, मतलब क्या निकला 30 इज इक्वल्स टू 9
x। अब 30 इक्वल्स टू 9x, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब मेरे को x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 9। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 9 मल्टीप्लाई तो उधर गया तो डिवाइड, 30 डिवाइड बाय 9, मैंने इसको थोड़ा सीधा सीधा लिख दिया। अब x इज इक्वल्स टू 30/9, x मेरा क्या था, by था, यानी देयरफॉर by का वैल्यू मेरा कितना निकला, देयरफॉर by का वैल्यू मेरा निकला 30 डिवाइड बाय 9। क्लियर है। तो ये मेरा by का वैल्यू मिल गया। अब by का वैल्यू से मेरे को उतना कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, ax/xy का वैल्यू निकालना है। अब ax/xy का वैल्यू यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 हम का मदद ले लेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए ax/xy दिख रहा है। अब ax/xy में ab का वैल्यू मेरे को पता है, by का वैल्यू पता है। ab का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, और by का वैल्यू अभी हमने निकाले कितना 30/9, तो वो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो मेरा ax/xy का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखेंगे, ab/by इज इक्वल्स टू ax/xy होता है। अब देखिए ab/by का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 पुटअप कर देते हैं। 5/by का वैल्यू हमारा कितना निकला, 30 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू कितना, ax/xy। अब देखिए 30 डिवाइड बाय 9 ये मेरा नीचे में है, उधर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 9/30 इज इक्वल्स टू ax/xy। हमको पता है ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन में तो ऊपर में गया तो फिर वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5 इंटू 9/30 ये कैंसिल नहीं होता क्या, देखिए कैंसिल हो जाता है। कैंसिल किससे होता है, तो ये दोनों के दोनों किससे होते हैं, 5 1 5 एंड 5 6 13। उसी तरह से ये अगेन कैंसिल होता है, 3 2 6 एंड 3 3 9। मेरे पास वैल्यू कितना निकला 3/2, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3/2 इज इक्वल्स टू ax/xy। हमको यही चाहिए था ना, फाइंड ax/xy। देयरफॉर हमको वैल्यू मिल चुका है अपना ax/xy इज इक्वल्स टू 3/2। समझे किस तरह से निकाले हम लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जहाँ पे सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC। मतलब ये जो AD है वो मेरा पैरेलल है BC के साथ, मतलब ये दोनों लाइन मेरे क्या हो गए पैरेलल। अब वहाँ पे बोले डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। यहाँ पे बोले मेरा डायगोनल AC और डायगोनल BD जो है वो दोनों मेरे को इंटरसेक्ट किया, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किए। देन शो दैट AP/PD इज इक्वल्स टू PC/BP। तो फिर हमको शो कीजिए AP/PD इज इक्वल्स टू PC/BP। तो यहाँ पे देखिए इन चारों का रिलेशन बोले। अब इन चारों का रिलेशन हम कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको एक तो पहले दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। दो ट्राइंगल कौन से दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है APD और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है BPC। इन दोनों ट्राइंगल में इनके दो साइड के रिलेशन है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर अगर बता दिए तो उनका CSST टेस्ट लगा के ये साइड्स का हमारा रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे बता सकते हैं, तो देखिए बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और उसी के साथ साथ ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल बोले। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर ये वाला क्या दिख रहा है, उसमें ट्रांसवर्सल दिख रहा। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कौन से टेस्ट से, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। तो फिर एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों एंगल के पेयर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। कैसे बताएंगे, तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या गिवन है, AD एंड BC क्या है, मेरे पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताता हूँ, ये एंगल और ये एंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल APD एंड CPB। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या है हमारा APD एंड ट्राइंगल CPB। हम लोगों का जो भी काम है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहा है, AD इज पैरेलल टू BC दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड क्या है वहाँ पे, ये जो मेरा AC है वो मेरा क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्सल दिख रहा। एंड AC इज
ट्रांसवर्सल। अगर ये मेरा ट्रांसवर्सल होता है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल, ये मेरा ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल PAD या फिर DAP जो लिखिए, एंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, एंगल PCB, एंगल PCB। ये दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर ये मेरा किससे हो गया, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल लिख देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरा एंगल क्या से निकालेंगे, तो हम इन दोनों को इक्वल बता देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप चाहे तो इन दोनों को भी बता सकते हैं। फिर से वही, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये मेरा ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट पेयर से इन दोनों को भी इक्वल बता सकते हैं। आपकी इच्छा, आप जिसको बताना चाहे बता सकते हैं। तो मैं इन दोनों को बता देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखते हैं कि एंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या रहेगा, एंगल DPA, एंगल DPA। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल का पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल टेस्ट से मैं दोनों ट्राइंगल को क्या बोल दूंगा, सिमिलर बोल दूंगा। देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट, देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट वो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मतलब ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर सिमिलर, तो सॉरी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या रहेगा, CPB। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा हो गया कि APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर मैं यहाँ पे CSST टेस्ट लगा सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर बाय CSST टेस्ट मेरे इनके साइड्स के रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिख रहा है, AP का करस्पॉन्डिंग साइड CP, मतलब AP अपन CP इज इक्वल्स टू PD का करस्पॉन्डिंग साइड PB, PD अपन PB। उसी तरह से AD का करस्पॉन्डिंग साइड मेरा CB, AD अपन CB। अब मेरे को चाहिए क्या क्या वो देखिए। पहले हमको क्या चाहिए, AP और PD चाहिए, AP PD चाहिए। उसके बाद PC और BP चाहिए, PC और BP चाहिए। मतलब इसकी हमको ज़रूरत है क्या, नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। हमको जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसको लेके चलते हैं। अब तो हम लोगों के पास ये दिख रहा है तो इसको लेके चल जाते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, तो इन दोनों को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, AP अपन CP इज इक्वल्स टू PD अपन PB। हमारे पास देखिए क्या दिख रहा है, जो AP अपन PD दिख रहा है और PC अपन PB दिख रहा है। तो ये AP और PB का लोकेशन बरोबर है, लेकिन इन दोनों का लोकेशन अल्टरनेट होके। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेंडो हमको एक प्रॉपर्टी दिखे थे। अल्टरनेंडो से क्या होता है, ये दोनों के दोनों मेरे एक दूसरे का जगह चेंज कर देते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ये डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। इसको हम लोग अल्टरनेंडो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं, ये मेरा कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से वो मेरा साइड्स का पेयर इक्वल हो गए थे। अब इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे कौन सी से, AP अपन PD इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, और ये CP इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई। और यही हमको चाहिए था। इसको हम लोग अल्टरनेंडो भी कहते हैं। आप चाहे तो अल्टरनेंडो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलता है, अल्टरनेंडो। तो इस तरह से देखिए हमको यही चाहिए था ना, AP अपन PD तो CP अपन BP। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। इसको PB और BP मेरा एक ही होता है। आप दोनों में से जो लिखने बोले वो भी लिख सकते हैं, ना तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा PC दिख रहा, आपने CP लिखा, ऐसा क्यों। तो हम लोगों ने देखिए वही चीज़, हम लोग बस क्या लिख रहे, CP लिखे या PC लिखे, मेरा मीनिंग सेम ही है। PB लिखे या BP लिखे, मेरा मीनिंग क्या है, सेम है। तो हम लोग उसको आगे उलट पलट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट AC। यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई है वो मेरे AC के साथ क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है। जहाँ पे इफ 2x इज इक्वल टू 3bx, यहाँ पे मेरा 2ax इक्वल टू 3bx दिख रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिखा, मतलब ये क्या है, इन दोनों का रेशो गिवन है, मतलब ax और bx का रेशो हमारे पास गिवन है। साथ ही एक्स वाई का मेजर मेरे पास कितना गिवन है, 9। एक्स वाई किधर है, ये रहा, इसका मेजर कितना है 9। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो फिर हमको एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए और AC का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है करके हमको एक्टिविटी फिलअप करना है बस, और कुछ नहीं। क्या बोलिए यहाँ पे हमको, सबसे पहले तो यहाँ पे 2ax 3bx देखा था, उसको पहले रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने बताया कि ये हमारा असल में क्या होता है, रेशो के फॉर्मेट में रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 2ax 3bx, ये bx इधर मल्टीप्लाई में इधर किया तो डिवाइड में, यहाँ पे 3 मेरा ऑलरेडी था तो हम लोग 3 जैसे कि वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई का इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड। तो देखिए क्या हुआ, ये 2ax तो 3bx का bx मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड, तो मेरा ax अपन bx का रेशो कितना निकला 3:2। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंपोनेंटो लगा दिए। कंपोनेंटो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। कंपोनेंटो क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है वही हमारे न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाता है, एक बार प्लस हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंटो लगाया तो क्या हो गया, जो मेरा डिनोमिनेटर था वो मेरा न्यूमरेटर के साथ प्लस हो गया, मतलब ax प्लस bx डिनोमिनेटर डिवाइड बाई bx। और वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, एक तरफ ने वो किए तो दोनों तरफ में होता है। यहाँ पे भी हो जाएगा, 3/2 था तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंटो लगाने पर 3 मेरा ऑलरेडी था, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या हो जाएगा, बाजू में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा। तो ये 3 + 2 कितना हो जाता हमारा 5, तो मेरा वैल्यू कितना निकला 5/2। तो इस तरह से देखिए मेरा कंपोनेंटो लगाने के बाद AB/bx का वैल्यू कितना निकल गया 5:2। अब इनका मेरा AB/bx बोले तो देखिए ये पूरा कंप्लीट AB और ये bx का वैल्यू निकला। क्यों निकला हमने वैसा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स गिवन है। एक ट्राइंगल देखिए क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है ये BXY और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ये BAC। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए हमको दिख रहा है कि ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड और ये कंप्लीट एक करस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है ना। तो उनका रिलेशन से हम लोग ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी था करके इन लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहा तो हमको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो सिमिलर क्यों है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने रफली बताया आप लोग ये सिमिलर क्यों है, तो हमको पता है ये दोनों लाइन मेरे क्या है, पैरेलल है, और उसमें ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल तो फिर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्राइंगल में एंगल बी मेरा क्या दिख रहा है, कॉमन एंगल दिख रहा है। तो इसको मतलब एंगल टेस्ट से मैं दोनों ट्राइंगल को क्या बोल दूंगा, सिमिलर बोल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल BYX जो है, BCA और BYX ये जो दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल मेरे क्या है, सिमिलर है। क्यों है, बाय एंगल टेस्ट से है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डायरेक्टली लिखे, अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता तो हमको पूरा डिटेल में लिखना पड़ा रहता। अब उसके बाद एंगल टेस्ट लगा दिए तो हमको पता है CSST टेस्ट लग जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से क्या होता है, हम लोगों को चाहिए क्या क्या, तो देखिए हम लोगों ने ये साइड और ये साइड का रिलेशन निकाल चुके हैं, ये साइड और ये साइड पता है, तो हम लोगों ने ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर दे लिया है, मतलब BA/BX = ACA/XY बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए BA/BX का वैल्यू हमने निकाले, BA/BX वही AB/BX या BA/BX बोले एक ही बात है, नाम बस घुमा के देखें। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 5:2। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 5:2। तो यहाँ पे देखिए XY का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली गिवन था, कितना था 9, तो XY का वैल्यू हमने 9 पुट कर दिए। तो ये मेरा क्या निकला, AC का वैल्यू निकला 5/2 = AC/9। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली एक बॉक्स दे दिए, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली एक बॉक्स में हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ जाता है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये 9 इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं रफली इधर सॉल्व किया तो AC = ये 9 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई 5/2 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा × 9। 5 9 जो कितना होता है 45, मतलब AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/2, तो वो मेरा वैल्यू होने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 45/2
2, तो AC का मेरा वैल्यू कितना निकला 45/2। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमको AC का वैल्यू निकालना, अगर मैं उसको पॉइंट में निकालने बोले तो हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट में निकालने बोले तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 22.5, दोनों में से कोई भी लिखिए हमारा आंसर सेम ही आता है। तो इस तरह से देखिए हमारा आंसर निकलता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन फिगर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे बोले कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर में एक स्क्वायर है DEFG जो इस ट्राइंगल के साइड्स को लग के है, मतलब इसके जो वर्टाइसेस है वो ट्राइंगल के साइड्स को लग के है। अब यहाँ पे हमको ये प्रूफ करने बोले कि DE² = BD × EC, जो मेरा DE² होता है वो BD × EC होता है, जहाँ पे मेरा एंगल A का मेजर कितना है 90 डिग्री। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हमको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको DE² = BD × EC निकालने बोले, मतलब इन तीनों इसका रिलेशन निकालने बोले। अब इन तीनों का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का अगर रिलेशन निकलेगा तो ये साइड और ये साइड मेरा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्योंकि साइड तो स्क्वायर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इन दोनों ट्राइंगल का रिलेशन निकालना। अब उन दोनों ट्राइंगल का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, DEFG एक मेरा स्क्वायर है, तो हम लोग लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, DEFG इज अ स्क्वायर, ये मेरा एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि अगर स्क्वायर है तो इसके चारों के चारों साइड्स मेरे क्या होने वाले, इक्वल होने वाला है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि मेरा GD या फिर DE, हाँ वही एक ही बात है, सबके सब मेरे सेम ही है, मतलब DE = GD = FE = क्या हो जाएगा हमारा GF। ये सभी के सभी मेरे मेजर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा कॉन्ग्रुएंट, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर के चारों के चारों साइड इक्वल बता दिए। अब हम लोग दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, तो हम लोग देखिए एक तो ट्राइंगल ये GDB कंसिडर करेंगे और दूसरा ट्राइंगल क्या कंसिडर करेंगे, दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम लोग ये GAB कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का हम रिलेशन देखेंगे पहले। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, GDB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल CAB, ट्राइंगल CAB। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल का ये एंगल B मेरा कॉमन दिख रहा है, ये CAB बड़े ट्राइंगल में भी एंगल B है और ये GDB छोटे ट्राइंगल में भी एंगल B है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में एंगल GBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या रहेगा हमारा, एंगल CBA। क्यों है ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये मेरा कॉमन एंगल है। हम लोग लिख देंगे कॉमन एंगल। अब उसके बाद दूसरा पेयर देखिए, ये मेरा स्क्वायर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल के एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये पेयर भी मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल GDB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है रहेगा हमारा, एंगल CAB। क्यों है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों का दोनों मेरे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये दोनों को दोनों 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल, मतलब दो एंगल का पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दो एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर एंगल टेस्ट से मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकता हूँ। तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर, हमारे पास क्या निकला, देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल GDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या रहेगा CAB बाय एंगल टेस्ट। क्लियर है।
कितने इजीली निकल गया। अब ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए। अब हम लोग दूसरा पेयर पकड़ेंगे। दूसरा पेयर किसका पकड़ेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल FEC, और दूसरा ट्राइंगल देखेंगे हम लोग ट्राइंगल ये BAC, या फिर जो भी लिखिए, अगर CAB लिखते हैं तो CEF, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल का रिलेशन देखते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल के रिलेशन में क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या लिखते हैं हम लोग, CEF, इन ट्राइंगल CEF एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या लिखेंगे, CAB। इन दोनों ट्राइंगल में, मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल C मेरा कॉमन दिख रहा है ना। देखिए ये CEF में भी ये एंगल C है और CAB में भी एंगल C है, मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एंगल C मतलब एंगल ECF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। क्यों है ऐसा, दोनों का ये कॉमन एंगल। अब उसके बाद अगला, दोनों में देखिए ये एंगल मेरा 90 डिग्री, ये स्क्वायर है मतलब ये 90 डिग्री, और ये हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल में मेरे क्या हो गए, 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल फिर से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, एंगल CEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा, CAB। क्यों है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल है मेरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल का पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल CEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। ठीक है, किससे हुआ, बाय एंगल टेस्ट। अब इसको देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से देखिए, ये ट्राइंगल CAB से सिमिलर और ये ट्राइंगल भी CAB से सिमिलर, मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल CAB से सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा ना, क्योंकि हमको पता है इफ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C देन A इज ऑल्सो इक्वल्स टू C होता है। तो वैसे ये ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर, ये ट्राइंगल भी इसके साथ सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होने वाले, सिमिलर होने वाले हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल GDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, CEF। ठीक है, हम लोग इन दोनों इक्वेशन की मदद से बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल भी मेरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हमको CSST टेस्ट लग जाता है। CSST टेस्ट आपको याद ही होगा, तो CSST टेस्ट लगा देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय CSST टेस्ट हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स मतलब GD अपन CE इज इक्वल्स टू DB अपन EF इज इक्वल्स टू GB अपन CF। किससे हुआ, बाय CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों मेरे क्या हो गए, पेयर इक्वल हो गए, तीनों के तीनों पेयर इक्वल हो गए। लेकिन मेरे को चाहिए कौन सा वो देखिए, हमको क्या चाहिए, BD और EC का रिलेशन चाहिए। BD और EC कहाँ दिख रहा है, तो हमको देखिए यहाँ पे BD कहाँ पे मिल रहा, ये मिल रहा है BD, ये यहाँ पे रहा, ये रहा मेरा BD या DB बोले एक ही बात है। अगला मेरा EC या फिर CE एक ही बात है, ये एक रिलेशन मिल रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए साथ में हमको क्या चाहिए था, DE चाहिए था, लेकिन DE की जगह क्या दिख रहा है, GD और EF दिख रहा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, GD और EF कहाँ पे, GD मेरा ये रहा, EF मेरा ये रहा, लेकिन ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, स्क्वायर के साइड है। अब ये चारों के चारों मेरे स्क्वायर के साइड है, मतलब इन दोनों की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, नो डाउट। तो देखिए मेरा यूज़ में कौन से आ रही है, ये दोनों यूज़ में आ रहा है, इसका यूज़ आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो फिर इसको हटा देते। अगर हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हमारा जो चाहिए उसको हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब GD अपन CE इज इक्वल्स टू DB अपन EF। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ से लिख दिए। अब इन दोनों को आगे बढ़ने, यहाँ पे देखिए मेरे को पता है कि GD
GD की जगह मैं D लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है ये पूरे के पूरे अच्छे, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया था क्या। अगर ये इक्वेशन 1 दे दिया तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो फिर यहाँ पे मेरा 2 और 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ये ऑलरेडी एक इक्वेशन जा चुका है, मतलब क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरा कि ये दोनों के दोनों मेरे इक्वल है। अब इसमें देखो ये GD और EF, ये GD और EF इन दोनों के जगह मैं चाहूँ तो D लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है GD EF ये सब के सब D के साथ इक्वल है। तो मैं यहाँ पे GD और EF के जगह मैं क्या लिख दूंगा, D लिख दूंगा। तो फिर मैं लिखूंगा, इस तरफ लिखता हूँ, मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, GD के जगह मैं क्या लिख दूंगा, D लिख दूंगा, मतलब DE अपन CE जैसे कि वैसा इजिकल्स टू ये DB, ये भी जैसा कि वैसा DB अपन यहाँ पे EF दिख रहा है, EF की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, EF बोले या FE बोले उसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, D लिख दूंगा। अब मैंने दोनों के दोनों DE क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को DE चाहिए था, है ना, इसी वजह से मैंने दोनों को क्या बनाया, DE बनाया। अगर सोचिए वहाँ पे मेरे DE के जगह GF² बोले रहते तो फिर हम लोग क्या बनाते थे, सभी को GF बना देते। तो डिपेंड करता है हमको चाहिए क्या उसके ऊपर से, किससे हुआ, इक्वेशन 1 से हुआ ना ये, तो फिर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ है। क्लियर है। अब इसकी मदद से हम लोग इसको आगे सॉल्व कर देंगे। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, क्या हो जाएगा, D इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, मतलब DE इंटू DE। उसी तरह से इधर क्या दिख रहा, DB इंटू C इधर डिवाइड में उधर गया तो फिर इंटू में, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये DE डिवाइड में था इधर इंटू, ये C डिवाइड में था उधर इंटू। अब D इंटू D क्या होता है, D² होता है। अब यहाँ पे देखिए DB लिखे या BD लिखे, एक ही बात है ना, तो इसको BD सीधा सीधा करके लिख देते हैं, और C लिखे या EC लिखे एक ही बात है, तो सीधा सीधा करके लिख देते हैं। यही चाहिए था ना हमको, है ना। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर सॉल्व होता है, देयरफॉर हमारा क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।